16 सितंबर 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। करीब 28 साल की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ अजमेर की सड़कों पर घूम रही थी। इधर-उधर जब जा रही थी तो उसकी बेटी का हाथ तो कभी हाथ में होता तो कभी उसकी अपनी गोद में ले लेती, कभी उसे अपनी पीठ पर बिठा लेती। इसी बीच में जब कोई खाने-पीने का सामान दिखाई देता तो बेटी को दिखाती है और कहती कि तुम्हें ये चाहिए, बड़े प्यार से दुलारते हुए बेटी हाँ कर देती है और वो दिला देती है। इसी तरह से माँ और बेटी लगातार कब चल रहे थे, कभी रुक रहे थे, कभी बेटी को गोद में ले रही थी। यही सब चल रहा, चलते-चलते अनार सागर झील के किनारे पहुँच जाती हैं। जैसे अपनी बेटी को लेकर अनार सागर झील के किनारे पहुँचती हैं तो थक चुके थे, इसलिए वह अब आराम करना चाहती थी और बेटी भी थक चुकी थी, परेशान हो रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर इस झील के किनारे बैठ जाएँगे और बैठने के बाद यहाँ से फिर चल देंगे। अब वो बेटी भी क्योंकि थक चुकी थी और उसको अपनी गोद में लेकर लोरी और गीत सुनाने लगती है। जब बच्ची सो जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता, जैसे बच्ची सो जाती इसी बीच में आप चारों तरफ देखती इधर-उधर बार-बार अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही थी, "आरू बेटा तुम सो गए? आरू बेटे सो गए?" आवाज़ लगाई जाती लेकिन आरू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि वह अपनी माँ की आगोश में सोई हुई थी, माँ की गोद में सोई हुई थी। अब उसे ना कोई फ़िक्र थी, ना कोई चिंता थी। जब इस महिला ने चारों तरफ इधर-उधर देखा और देखने के बाद उसे अब इत्मीनान हो जाता है और उसे कोई नहीं देख रहा होता, तभी वह अपनी बेटी को जो सो रही थी उसे उठाती है और उठा के सीधा झील में फेंक देती है। और जैसे ही जेल में फेंकते उसके बाद वहाँ आराम से इत्मीनान से अपनी उस बेटी को देखती रही। जैसे बेटी को झील के अंदर फेंका जाता है तो उसके अंदर से पानी के बुलबुले निकल रहे थे, जैसे पान जो है कोई घड़ा पानी में डूबता है वैसे घड़े में अपना स्पेस जाता है, यानी कि पानी जाता है तो उसके अंदर का हवा होती है वो बाहर निकलती है। और इस तरह से जब बाहर लगातार लड़की सांस लेने की कोशिश कर रही होगी तो इसी बीच में पानी के बुलबुले बार बार आ रहे थे। करीब करीब 2 मिनट तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। माँ अपनी बेटी को देखती रही। जब आखिर ये बुलबुले आने बंद हो जाते हैं, इत्मीनान हो जाता है कि अब कोई हलचल नहीं हो रही, तभी वो महिला यहाँ से निकल जाती है और यहाँ से निकल ज़रूर जाती है। अब उसके बाद वो ऐसा सॉन्ग रचती है, ऐसा नाटक रचती है अपनी बेटी को ढूँढने के लिए। बेटी तो मिल जाती है लेकिन जिस रूम में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की। दरअसल आज की कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनाने के बाद आप लोग भी भावुक हो जाएँगे, सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। और कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आदाब नमस्कार आदाब नमस्कार, मैं हूँ राजेश। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश जिला अजमेर की है। जिला अजमेर का एक थाना लगता है क्रिश्चियनगंज और कृष्णगंज। थाने के प्रभारी होते हैं अरविंद चारण। दरअसल अरविंद चारण 27 सितंबर 2025 की लगभग 11 बजे के आसपास 1027 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बनारस में एक फ़ोन मिलाते हैं और फिर फ़ोन मिलाने के बाद कि क्या मेरी बात राजू कनौजिया से हो रही? इधर से राजू कनौजिया कहते हैं कि हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि मैं एसओ बात कर रहा हूँ, अरविंद चरण, और यह जिला अजमेर लगता है, यहाँ थाना लगता है कृष्णगंज। और यहाँ दरअसल अजमेर में एक अनार सागर है, अनार सागर के पास एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के पास एक झील है और झील के पास एक लड़की की लाश मिल रही है। और उस लड़के को जो शिनाख्त हुई, उसकी पहचान हुई कि अब्बा उर्फ आरू, जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास है। यानी कि राजू कनौजिया ने जैसे ही उस पुलिस वालों को फ़ोन सुना, उसके सुनने के बाद उसको यकीन नहीं हो रहा था आखिर ये सब क्या चल रहा है। फ़ोन पर बात सुनने के बाद वह समझ नहीं पा रहा था। दोबारा से फ़ोन करके पूछता है कि साहब मुझे एक बार बता दीजिए क्या बात है, क्या नहीं? वो कहता है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी आ जाओ बस। यह फ़ोन कटने के बाद राजू कनौजिया इतना परेशान हो जाता है कि सीधा बनारस के एक थाना लगता है महमूदगंज, और महमूदगंज का एक स्कूल फराज चंद ऐसी जगह लगती है, वहाँ जो अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बुरा हो गया है, तुम जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, बुआ को भी साथ ले चलना। देवी कनौजिया को कहता है कि साथ ही बुआ सोनू कहता है कि इन्हें भी साथ ले चलना, बस जितनी जल्दी हो सकती थी। जहाँ से वो अपने घर से दूर, बस वो सफ़र को इतना लंबा लग रहा था और बहुत ज़्यादा, लेकिन उस सफ़र को उसने बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश की और माँ के पास जाता है। जितनी जानकारी अभी यीशु की तरफ से मिली थी उतनी ही जानकारी उसने अपनी माँ को बताई। माँ ने तब तक तैयारी कर ली थी और यहाँ तो 1027 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए निकल पड़ते हैं और उस जगह पर जहाँ पर उनकी बेटी की लाश रखी है तो बताया गया कि उनकी बेटी की लाश जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के मोर्चरी के अंदर रखी हुई। अभी तक ऐसा लग रहा है कि यह सब झूठ है, वो यही चाहता था
यही दुआ कर रहा था कि जो भी सच है उसे सुना है वो सच ना हो, झूठ ही होना चाहिए। आखिरकार जब यह बस में बैठता उसके बाद फिर ट्रेन का सफ़र करता है, जब यह बैठा हुआ था तभी उसे अपने उस पहले सफ़र की याद आ जाती है और जो सफ़र उसने साल 2021 में तय किया था। दरअसल जब एक बस के अंदर बैठा हुआ, उसी बस के अंदर एक लड़की बैठी हुई, तो उस लड़की को इस राजू नाम के लड़के ने जब देखा तो उसकी नज़रें मिलती और नज़रें मिलने के बाद नज़रें अलग हो जाती हैं। अब उसने चोरी की नज़र से देखा तो वो लड़की फिर से उसे देख रही थी। ये पहली ही मुलाकात ऐसी थी, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी और लड़का अपने आप में एक ही अलग खुमार था, अलग ही एक खुशियों में था। उधर जो लड़की थी वो भी एक अलग खुमार में थी, अलग ही खुशियों में थी। आखिरकार के वक्त बीत जाता और वक्त बीतने के बाद फिर से लड़का एक बस में बैठा था और उसी बस के अंदर वो लड़की दिखाई दे जाती है। जैसे वो लड़की दिखाई देती है लड़के के चेहरे पर एकदम से चमक उठ जाती है, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे देखकर जितना लड़का हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा वो लड़के भी खुश थे। लड़के ने उस लड़की को देखा और इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था और उसके पास जाता और पास जाकर कहता कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। लड़की भी इसी इंतज़ार में थी। आखिरकार दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। लड़के ने बताया कि मेरा नाम राजू कनौजिया है, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, माँ है, माँ का नाम देवी कनौजिया, दो भाई हैं हम। क्या आप मेरे बारे में कुछ बता पाओगे? लड़के ने कहा कि मेरा नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है और दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगते हैं एक दूसरे से मिलने के, चाहे वह बस में हो या पार्क में हो या कहीं भी हो। दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती, दोस्ती इतनी गहरी हो जाती कि दोनों अब साथ साथ रहने का फैसला कर लेते, यानी कि वह प्यार में बदल जाती है। जैसे इन्हें प्यार होता है, प्यार होने के बाद लड़के ने अपनी माँ से कहा, लड़की ने अपने परिवार से कहा और दोनों ने जब अपने अपने परिवार से रजामंदी हासिल कर ली तब इन दोनों की शादी हो जाती। परिवार के लोग उसमें शादी में शामिल होते, इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अब खुशियों के दिन शुरू हो जाते हैं। या साल 2022 में, यानी कि शादी के ठीक 1 साल के बाद दोनों को एक बेटी पैदा होती है और उस बेटी का नाम रखा जाता है काव्या उर्फ आरू। काव्या उर्फ आरू इतनी लाडली होती है, अब चाहे वो ननिहाल हो या फिर ददियाल हो, कि उस बच्चे को सभी प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी नौकरी है, मुझे बनारस रहना पड़ेगा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ चलो या फिर माँ के साथ रहो। लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूँगी। अब इसके बाद यह बनारस में रहने लगते हैं और बनारस में जब यह रह रहे थे इसी बीच में सब कुछ ज़िंदगियों में बढ़िया चल रहा था, ठीक चल रहा था और वक्त आगे बढ़ते-बढ़ते साल 2024 की यह बात है। दरअसल उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद राजू से कहता है कि राजू, मुझे तो बिल्कुल अपने कानों पर, अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ सुनी है और साथ में मैंने तुम्हारी जैसी पत्नी को देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रिया भाभी हो। या बात सुनने के बाद उसने कहा कि वो नहीं हो सकती, वो तो घर पर होंगी। तभी उसके जब दोस्त ने जानकारी देने की कोशिश की, चाल ऐसी, ढाल ऐसी, आँखें ऐसी, बाल ऐसे, कपड़े ऐसे पहने हुए, सब कुछ ऐसे हुए वैसे लग रहा था, लेकिन राजू को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ वक़्त और बीत जाता। कुछ वक़्त बीतने के बाद फिर से एक दोस्त का फ़ोन आता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे भाभी बिल्कुल भाभी की जैसी दिखाई दे रही हैं और लेकिन साथ कोई लड़का है, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ, वो लड़का कौन है? अब यह दूसरी बार बात सुनी जाती है तब उसे राजू को थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था कि आखिरकार यह बात क्या है? राजू को अब यकीन होने लगा कि धीरे-धीरे वह नौकरी पर जाता है और उसकी पत्नी घर पर रहती है और घर पर कोई शख्स है जो आता है या फिर यहाँ उसे मिलने के लिए बाहर चली जाती है। अब उसने यही जानने की कोशिश की। अब एक दिन उसने कुछ ऐसा ही पता चलता है कि उसने अपने जो जासूस थे, अपने जो सोर्सेस थे, उसने लगाए तो पता चलता है कि मकान मालिक का बेटा है और मकान मालिक का बेटा जिसका नाम अलकेश गुप्ता है। दरअसल अलकेश गुप्ता उसकी पत्नी अंजलि उर्फ प्रिया के साथ कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं, ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि दोनों अब उसी मौजूदगी में बस मौका तलाश करते थे, कब साथ रहे कब ना रहे। ऐसी स्थिति कि एक दिन इन दोनों में झगड़े हो जाते हैं। झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है, कहा-सुनी हो जाती है। वो बार-बार अपनी पत्नी को समझाता है कि हम लोग किस स्थिति में मिले थे, तुमने मुझे मतलब प्यार में धोखा दे रही हो, इस बच्ची को भी बहुत तकलीफ पहुँचेगी। कुछ इस तरह की बातें कि वो बार-बार समझाता था, लेकिन वो कहते कि तुम्हें जैसा सुना ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं।
एक दिन वो अपने घर पे आया और घर पे आने के बाद उसने कहा कि मैं बहुत बुरी तरह से थका हुआ हूँ। एक काम करो, मैं खाना खाता हूँ और खाना खाने के बाद सो जाता हूँ। वो सो जाता है और सोने के बाद, क्योंकि आज वो सो नहीं रहा था बल्कि सोने की एक्टिंग कर रहा था, जब वो सो जाता है उसकी पत्नी उसे बार-बार आवाज़ लगा रही थी कि राजू, राजू, लेकिन राजू उठने को तैयार नहीं। आखिरकार जब वो बिल्कुल उसे इत्मीनान हो जाता है कि राजू अब सो चुका है, वो छत पर दबे पाँव जाती है और वहाँ जाने के बाद उसका पहले ही अलकेश गुप्ता इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ राजू कुछ वक़्त के बाद जब ऊपर जाता है तो दोनों को उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बस ये आपत्तिजनक स्थिति में देखना था और उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि अब लोग हम यहाँ नहीं रहेंगे किसी भी कीमत पर। उसके बाद वो यहाँ से अपना कमरा छोड़ता है, दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देता है और दूसरी जगह पर रहने के बाद लेकिन फिर इन दोनों का मिलना-जुलना बंद नहीं होता। हालात इतने बिगड़ जाते कि यह लड़का 4 बार थाने जाता है अपनी पत्नी की शिकायत करने के लिए और उस अलकेश गुप्ता की शिकायत करने के लिए। वो मेरी पत्नी बार-बार परेशान कर रहा है। आखिरकार पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की और समझाने के बाद घर वालों ने भी समझाने की कोशिश की और परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की। जो इनके रिश्ते दोस्त थे वो भी, परिवार के लोग, सबने अपने-अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन लड़की थी, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और एक दिन उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी बेटी को उठाती है, अपना सामान लेती है और बनारस से सीधा इलाहाबाद पहुँच जाती है अपनी बहन के पास और कहती है कि मैं अपनी बहन के पास ही नौकरी करूँगी और यहीं रहूँगी, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। गुस्से में अपने पति को जो मोबाइल है उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। आखिरकार कुछ दिन वो नौकरी करती है और अपनी बेटी को भी वहीं पर रखती है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि फरवरी 2025 के बाद उसने इलाहाबाद से अचानक से गायब हो जाती है। अब ना बेटी मिल रही है और ना ही तो अंजलि मिल रही है। अब उसका जो पति राजू इतना परेशान हो जाता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने गुमशुदगी की तहरीर देता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी और मेरी बेटी को ढूँढ दीजिए, जो जहाँ कहीं भी हो मिल जाए ज़्यादा बेहतर। आखिरकार पुलिस ने कोशिश की और करने के बाद इनसे संपर्क हो जाता है। जब संपर्क हो जाता है फिर अंजलि और प्रिया से बातचीत की जाती है। अंजलि और प्रिया कहती कि मैं इस व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, मैं बहुत दूर हूँ और इससे दूर रहना चाहती हूँ। यानी कि उसने अब राजस्थान प्रदेश जिला अजमेर में एक दाता नगर का एक जगह लगती है, वहाँ पर एक कमरा किराए पे लेती है। कमरा किराए पे लेने के बाद एक नौकरी ढूँढती है होटल में रिसेप्शन का और उसी होटल के अंदर अल्केश भी जॉब कर रहा था और यह दोनों साथ-साथ रहना शुरू कर देते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। तभी राजू कनौजिया पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ-पैर जोड़ता हुआ कहता है कि साहब, पत्नी आना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, बस बेटी को दिलवा दीजिए, मेरी माँ बेटी को ही अच्छे से देखभाल कर लेगी। लेकिन इस लड़की ने, अंजलि और रुपया ने साफ-साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आरू के बिना तो ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं आरू को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूँगी। जब यह बात सुनी जाती है तो पुलिस वाले ने कहा, माँ से ज़्यादा कोई बच्चे का ख़्याल नहीं रख सकता, इसलिए राजू तुम्हें ये सब्र करना पड़ेगा। जब पुलिस वालों ने उसको समझाया-बुझाया तो वो मान जाता है, क्योंकि वो कानून से बाहर नहीं जा सकता था। आखिरकार जिसे ये सब बातें सफ़र कर रहा था, सफ़र करते-करते याद आती है, वो बार-बार याद कर रहा था कि काश उस दिन पुलिस वाले ने मेरी बेटी को दे दिया होता तो शायद यह खबर ना मिली होती। तब तक वो अजमेर पहुँच जाता है और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के अंदर मोर्चरी के अंदर जब अपनी बेटी को, लाश को देखकर रोते हुए, बिलखते हुए पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात कह रहा था, अब क्यों दे रहे हो? अब क्या करूँगा मैं इसका? लेकिन जो भी हुआ वो वाक़ई बहुत गलत हुआ, क्योंकि उसने अपनी बेटी को सीने से लगाता है और ज़ोर से करके बहुत ज़ोर से रोने लगता है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी, क्योंकि वह पत्रकार भी उन आवाज़ों को सुन रहे थे। लेकिन लोगों ने जब वीडियो बनाना शुरू किया, साथ ही अखबारों में जब ये खबर छपनी शुरू होती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अब राजू बार-बार पुलिस से सिर्फ़ एक ही सवाल कर रहा था, साहब क्या हुआ, मेरी बेटी को क्यों मारा है गया है? बस ये बता दीजिए। तब तक यह बताने से पहले उस लड़की से मुलाकात कराते हैं। लेकिन पुलिस की जाँच-पड़ताल में ये सामने आता है कि 16 सितंबर और 17 सितंबर 2025 की सुबह 4 बजे के आस-पास का वक़्त हो रहा था। आना सागर झील से बजरंगगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर डीओ गोविंद सिंह, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, हेड कांस्टेबल धर्मराज, कांस्टेबल मोहन, सुषमा करतार, ये चारों जो रह रहे थे, अचानक इन्हें रास्ते में आना सागर से बजरंगगढ़ की तरफ जाते हुए एक महिला दिखाई देती है, एक पुरुष दिखाई देता है। पुलिस वालों ने जैसे सुबह-सुबह का वक़्त था, उन्हें रोका, रोक के कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो? कहाँ से हो? वो कहते कि साहब, हम यहीं दाता नगर में रहते हैं। दरअसल मेरा नाम अंजलि, मैं एक होटल में हूँ, होटल के अंदर रिसेप्शन पे काम करती हूँ। ये मेरे पति हैं जिनका नाम अलकेश गुप्ता। दरअसल हमारी बेटी ना यहाँ सिटी हॉस्पिटल में दाता नगर से
सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। रात कुछ इस तरफ वक्त हो रहा था जैसे सिटी हॉस्पिटल के पीछे नाले की तरफ जा गई तो अब मेरी बेटी अचानक से गायब हो जाती। लेकिन आप सर परेशान मत होइए, मैं अपने बेटे को खुद तलाश कर लूँगा, आप चले जाइए। पुलिस वालों ने जब यह बात सुनी तो पुलिस वालों ने बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार कोई गायब होता तो पुलिस के पास जाते हैं, कुछ बात तो होती है तो पुलिस के पास जाते हैं, जब परेशानी होती है तो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस इनके पास खुद चल के आई है या मना कर रही है, कुछ ना कुछ दाल काला है। आखिरकार उस महिला से बार-बार पूछा जाता, बयान लिए जाते कि तुम्हारी बेटी कब थी, कहाँ देखा? एक बार पूछ रहे थे, पूछते-पूछते उसने ये हर बार कुछ नया बयान दे रही थी और बयानों में विरोधाभास था। विरोधाभास होने के बाद पुलिस की टीम रात में ही अभय सेंटर के अभय कमांड सेंटर है, वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है। सीसीटीवी कैमरे के देखने के बाद पता चलता है कि पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, 10:30 बजे के लेकर रात के 1:30 बजे तक वो महिला अपने 3 साल की बेटी के साथ कभी सड़क पर इधर-उधर घूम रही थी, कभी उधर घूम रही थी, कभी उसे गोद में ले रही थी। ऐसे-ऐसे लगातार प्यार किया, लेकिन 1:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के करीब में 10 मिनट का अंतर होगा। इस 10 मिनट के अंदर जब पुलिस वालों ने इसे पूछताछ की कोशिश की और सख्ती से पूछा, तब उसने सच बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि साहब मैं जाकर झील के किनारे बैठ जाती हूँ, वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी को दुलारती हूँ और पुचकारती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, प्यार करने के बाद बेटी सो जाती है। जैसे बेटी सोती है और उसके बाद उसको उस झील के अंदर फेंक देती है और वो फेंक देती है कि जब तक उसकी साँसें नहीं रुकती, उसके मरने का बिल्कुल ही इंतज़ार खत्म नहीं होता, बेटी मर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ आने के बाद लगभग 2 बजे के आस-पास वो अपने इस प्रेमी को, जो कि लिव-इन पार्टनर था, उसी के जिस होटल में जॉब करती थी, उसी में उससे कैसे कहती है कि मैं काफ़ी देर से कैब और गाड़ी को ढूँढ रही हूँ और वो मिल नहीं रही है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ मौके पर आ जाओ। अब अल्केश भी आने के बाद इस अंजलि के साथ आरू को ढूँढ रहे थे, तो ढूँढने के लगातार इधर से उधर चक्कर काट, लेकिन पुलिस वालों को मिल जाते। जब पुलिस वालों को मिलते हैं उसके बाद फिर आगे क्या होता है? पुलिस वालों ने पूछा, आखिरकार तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की? इसका जवाब चाहिए। जब पुलिस वालों ने जब बेटी की हत्या के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं पिछले महीने से बस एक ही दर्द, एक ही तकलीफ महसूस कर रही थी। जब तक अल्केश गुप्ता के पास जाती है, अल्केश गुप्ता उसको लगातार ताने मारता है, ये बेटी किसी दूसरे की है, दूसरे का खून है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और इसी बात को देखते हुए वो अपने पति को अल्केश के लिए छोड़ आई थी और यह अल्केश इसके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहा था कि दोनों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। रोज़ किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते हैं। झगड़े की मेन वजह कि 3 साल की थी अफ़रा और पारू, इनमें इतने ज़्यादा झगड़े हो जाते तो कभी फैसला कर लिया जाता कि आरू को रास्ते से हटा देंगे और इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग तो उसने की थी, लेकिन इस प्लानिंग कुछ ही घंटों बाद जब दुनिया के सामने आती तो माँ का ऐसा भयानक रूप सामने आता है कि उस रूप की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल उस बच्चे के उसके पिता के हवाले कर दिया जाता है, ना उसके दादी के हवाले कर दिया जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर अपने वतन, अपने घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो वहाँ जहाँ-जहाँ खबर फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और इसी बीच फ़ोन आता है कि इसके बाद राजू के पास। राजू का जैसे फ़ोन उठाता है तो अंजलि बोल रही थी। अंजलि ने कहा, मैं जेल जा रही हूँ, आप मुझे यहाँ से छुड़ा लो। जैसे राजू ने यह बात सुनी तो राजू को कहा, तुम्हें क्यों छुड़वाएँ, तुम्हें क्यों छुड़ाएँ? तुम्हें मेरी बेटी को मार दी हो, तुम उसकी कातिल हो, तुम्हें तो किसी भी कीमत पर नहीं छुड़ा सकते। अंजलि फिर कहती कि मैं उसे फेंकना नहीं चाहती थी, तुम आओगे तो मैं तुम सब कुछ बता दूँगी, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। वो कहता है कि मैंने ये सब वीडियो देख ली, सारी वीडियो मुझे पुलिस वालों ने दिखा दी है, अब तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सिर्फ़ इतना बता दो कि क्यों मारा था मेरी बेटी को। अंजलि कहती कि गलती तो हो गई, प्लीज़ मुझे छुड़ा लो और मुझे माफ़ कर दो। इस तरह की बातें फिर शुरू हो जाती है और राजू कहता है कि तुमने गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी गलती की। काश तुम मेरी बच्ची को मुझे दे दी होती, मुझसे तुझसे बार-बार ऐसी अपनी बच्ची को माँग रहा था। मारने से पहले एक बार फ़ोन तो कर देती, मैं तुरंत चला आता। जब अंजलि ये बात सुनती है कि लड़के के लिए तुमसे लड़ गई थी और तुमने उसी लड़के के लिए आकर उस लड़की को तुमने इस तरह से क्यों करा? कुछ इस तरह की बातें होती, बार-बार एक ही बात की जा रही थी। मैं माफ़ी माँग रही हूँ तो बार-बार कह रहे थे कि गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन राजू के कानों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। और यह बात जब लोगों को पता चलती है, बात चलने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी हो रहा था और अफ़सोस की बात ये थी कि माँ आखिरकार अपनी बेटी को ऐसा कैसे मार सकती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बल्कि अपने आप को जागरूक करना और सचेत करना है। पुलिस अधिकारियों का करना कि प्रथम दृष्टया जो पूरी गलती उसकी माँ की निकल आई है, साथ ही अल्केश गुप्ता भी गलतियों को ढूँढा जा रहा है और तलाश किया जा रहा है कि इसके हत्याकांड में कितना रोल है। जितना भी रोल है उसकी उतनी सज़ा मिले।